स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एनिमल सिस्टमैटिक्स। द गोल ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स इज टू अरेंज एनिमल्स इनटू ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। यूँ तो हम सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, पास्ट में भी होती रही है, आइंदा आने वाले सालों में भी साइंटिस्ट इस क्लासिफिकेशन को अपने जो मौजूदा नॉलेज है उसके मुताबिक मॉडिफाई करते रहेंगे। इस वक्त हम जो बायो की ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, उसमें जब हम एनिमल्स को पढ़ते हैं उसे हम एनिमल सिस्टमैटिक्स कहते हैं। हमारा ये मेन मकसद है कि हम जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, जो जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फ़र्क है, जहाँ पर एक दूसरे से ऑर्गेनिजम्स मिलते जुलते हैं, उन तमाम बातों की बुनियाद पर हम एक ऐसी क्लासिफिकेशन बनाएं जिससे हमें इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है वो वाज़िया हो जाएँ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आ जाती हैं जिनको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये ग्रुप्स जो हैं मुख्तलिफ बेसिस पे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक ग्रुप ऐसा बनाते हैं जिसमें एक ही एंसेस्टर है और उससे अराइज होने वाले मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम डिसेंडेंट्स कहते हैं, तो हम ऐसे ग्रुप को कहेंगे मोनोफाइलेक्टिक। मोनो का मतलब है एक और फाइलेक्टिक का वर्ड जो है वो निकला है फाइलम से। तो इसी तरह हम जो सारे करेक्टर्स देखते हैं जानदारों के कि जी यहाँ पर ये करेक्टर ऑर्गेनिजम्स में सेम है, ये करेक्टर्स आपस में फ़र्क है, तो वो करेक्टर क्या है? अब एक करेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक जेनेटिक बेसिस है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या क्वांटिटी में भी देख सकते हैं। ये एनाटॉमिकल आपका फीचर होता है जिसकी बेसिस जो होती है वो आपका डीएनए मटेरियल होता है। जानदारों में अमूमन वो डीएनए है, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो आपके जो प्रोटीन्स हैं उसका जो सीक्वेंस तय करता है, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस तय होता है वो आरएनए की वजह से होता है। तो करेक्टर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आपका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जिसने उस स्ट्रक्चर को आपकी बॉडी में फॉर्म करवाया। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा एंसेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक से ज़्यादा एंसेस्टर पाए जाते हैं और उससे आगे नए आने वाले जानदार पैदा होते हैं। तो अगर हम एक ऐसा ग्रुप देखें जिसमें एक से ज़्यादा एंसेस्टर्स मौजूद हैं, तो उस ग्रुप को उसके तमाम डिसेंडेंट्स जो उससे आए हैं, जो उससे अराइज हुए ऑर्गेनिज्म, उन सबको हम कहेंगे पॉलीफाइलेक्टिक। पॉली का मतलब होता है मैनी। अच्छा, अब एक तीसरी इस्तेलाह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है पैराफाइलेक्टिक ग्रुप। इसमें हम कुछ मेंबर्स डालते हैं एक लीनिएज से, सारे मेंबर्स को नहीं डालते। तो लीनिएज का क्या मतलब है कि ये एक शाख है, एक ब्रांच है जिससे पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और जो है वो निकलते हैं, सामने आते हैं। अब ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अब आपको इतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ इस डायग्राम के थ्रू आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ हमारा फोकस है, ये हमारी एक डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं दो अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो राइट साइड पर है उसमें बेस पर एंसेस्टर है, आगे से उससे दो शाखें, दो लीनिएज निकले हैं, ग्रुप नंबर 7 बना है, ग्रुप नंबर 8 बना है। इस ग्रुप में 7 में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे और यकीनी तौर पे 8 में भी कुछ होंगे। इसी तरह जो हमारे लेफ्ट साइड पर हमने एक दो शाखा सा बनाया हुआ है, एक फॉर्क सा बनाया हुआ है, इसमें भी बेस पर एंसेस्टर है और इससे जितने ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म निकले हैं उनकी तादाद 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं और 4 5 6 एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगर हम बाएं तरफ वाले ग्रुप की बात करें तो आप देख सकते हो कि मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप है ये पूरा, यानी ग्रुप नंबर 1 से लेकर 6 या एनिमल नंबर 1 से लेकर 6 को अगर हम देखें और इसके एंसेस्टर को हम देखें तो इस पूरे कंबाइन को हम कहेंगे मोनोफाइलेक्टिक। अच्छा जी, अब अगर मैं इस पूरे ग्रुप और एंसेस्टर्स में से 1 2 3 को हटा देती हूँ, अगर मैं 1 2 3 को इसमें से हटा देती हूँ, 4 5 6 को इसके एंसेस्टर के साथ देखती हूँ, तो इसे मैं वो कहूँगी पैराफाइलेक्टिक। और अगर ये जो दो अलग लीनिएज चल रहे हैं, यानी आपका राइट वाला अलग चल रहा है और लेफ्ट वाला जो लीनिएज आपका अलग चल रहा है, और टोटल इसमें 1 से लेकर 8 ग्रुप हैं, तो आप देख सकते हो कि दोनों के एंसेस्टर्स जो बेस पे लिखे नहीं हुए, लेकिन हमेशा एंसेस्टर को बेस पे जो है वो माना जाता है, तो ये दोनों अलग लीनिएजेस बमा दो अलग एंसेस्टर, इन पूरे को कलेक्टिवली हम बोलेंगे पॉलीफाइलेक्टिक ग्रुप, जो के ऊपर लिखा भी हुआ है। आई होप कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, इससे पहले मैं ऊपर आपको अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं और उसकी अहमियत क्या है उसके बारे में जो पैराग्राफ है वो बता दूँ। अब आपको पता है कि एनिमल सिस्टमैटिक्स जब हम पढ़ते हैं हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट के व्यू पॉइंट हैं, उनका डाटा है रिकॉर्डेड और उनकी रिसर्च हमारे पास सामने है। तो 3 मेन ऐसे आइडियाज़ थे जो सामने आए थे कि एनिमल सिस्टमैटिक्स को पढ़ने के लिए इन 3 तरीक़ों का जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल किया था।
इन्हें कहते हैं कॉन्टेम्प्ररी स्कूल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स, यानी सिस्टमेटिक्स को पढ़ने के लिए, करने के लिए ये 3 नज़रिए हैं जिनको साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ नज़रिए को फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिक ये 3 है। सबसे पहला है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक। ये सबसे पुराना नॉलेज है, यानी सबसे पुरानी सिस्टमेटिक्स की किस्म है, समझ लें, अप्रोच है। और इसमें हम कंपैरिजंस जो है वो करते हैं। ये ट्रेडिशनल रवायती अप्रोच है, और इसमें हम जानदारों का देखते हैं कि ज़ाहिरी बात है जो जानदार एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो वो पास्ट हिस्ट्री में भी एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते होंगे, और जो डिस्टेंटली रिलेटेड है यानी एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते, उनके एंसेस्टर्स भी फ़र्क होंगे और वो बहुत सारे किरदारों में एक दूसरे से फ़र्क होंगे। तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं एंसेस्टर के साथ, वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और जो डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं जिनमें कम मुमासलत है वो एंसेस्टर से भी दूर हो जाते हैं। अब जब हमने इनको पढ़ना होता है तो हमारे पास 2 बातें आती हैं, होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज। होमोलॉजीज क्या है? ये रिजेम्बलेंसेज हैं कॉमन एंसेस्ट्री के साथ, यानी एंसेस्टर में जो किरदार होगा वो आने वाले हर जानदार में वो किरदार लाजमी होगा। और होमोलॉजी जो है इसमें हम फिर आगे से होमोलोगस ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स हमने पहले सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ दोबारा बता देती हूँ। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर तो जिनका सेम होता है तमाम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो इन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। अब इसकी मिसाल है मैमल्स में, अगर आप देखें तो जो वेल है उसका फ्लिपर, इंसानों का बाजू, और जो चिमगादड़ है बैट उसका बाजू अगर आप देखें तो इन तीनों में जो बोन्स का पैटर्न है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, दीगर जो बोन्स पाई जाती हैं उनका पैटर्न सेम है, सेम बोन्स पाई जाती हैं। लेकिन वेल में जो बाजू है उसको फ्लिपर कहते हैं, वो उसको पानी में तैरने में मदद देती है। बैट में जो बाजू है, हड्डियाँ उसमें सेम है बाकी मैमल्स की तरह, लेकिन वो उसको उड़ने में, हवा में मदद देती है। और जो इंसान है उसकी बाजुओं में भी यही बोन्स का पैटर्न है, यही बोन्स मौजूद हैं जो बाकी 2 ऑर्गेनिज्म जिनका मैंने अभी तस्करा किया, लेकिन इंसान उसे फूड हैंडलिंग, कैचिंग वगैरह का काम जो है वो करता है, उसे अपने बाजू से वो बहुत सारे रोज़मर्रा के काम लेता है। तो इसको हम कहते हैं होमोलॉजी। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी एनालॉगस ऑर्गन्स की वजह से होती है। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में तो सेम नहीं होंगे लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे, और एवोल्यूशनरी प्रेशर के अंडर जब ऑर्गेनिजम्स को एक एनवायरनमेंट में इकट्ठा रहना पड़ेगा तो उसमें वो उनको हेल्प आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोच है, आपको पता है कि वो भी थोड़ी सी फ्लाइट करता है, उसके बॉडी में भी विंग्स हैं। जुगनू है उसमें भी विंग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें विंग्स हैं, तो उनके जो विंग्स हैं वो क्यूटिकल और इस तरह की कर्टिन और इस तरह की जो बॉडी की एक्सोस्केलेटन की मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं उससे बने होते हैं। जबकि जो परिंदे ये भी फ्लाई करते हैं, बैट ये भी फ्लाई करती है। अब बैट जो है वो एक मैमल है, परिंदे जो है वो बर्ड्स एवीज के ग्रुप में आते हैं। जो बर्ड्स के पर हैं जिससे वो हवा में उड़ते हैं वो फैदर से मिलके बने हैं। बैट का है विंग, उसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना अलग बोन्स है, ये फैदर से मिलकर नहीं बनी, स्किन से मिलकर बनी है। और इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये एक्सोस्केलेटन की मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि उनका पर बनाती है। अब ये 3 अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये तीनों हवा में उड़ते हैं, फ्लाइट करते हैं। तो ये ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चर में सेम नहीं है लेकिन उनका फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहा है, जो कि यहाँ पर मिसाल में उनको फ्लाइट करवा रहा है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एनालॉजीज कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं उनको एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। इस स्टडी को एनालॉजी कहते हैं। जो एनालॉजी होती है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करती है। ये ऑर्गेनिजम्स को एक नुक्ते पर मरकूज कर देती है, उनको एक जगह पर एक एनवायरनमेंट में इकट्ठा कर देती है, जैसे कि बैट को, इंसेक्ट को और परिंदे को वो हवा में फ्लाइट के लिए इकट्ठा करी है। जबकि जो होमोलॉजी होती है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कॉज करती है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शनिंग अलग होती है हर पार्ट की, तो वो उसको फैला देती है, मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहने के काबिल बना देती है। अब एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स को स्टडी करने के लिए हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। जैसे अभी आपने वो फॉर्क की शक्ल देखी कि हमने 2 शाखें बनाई हुई थी, 2 अलग एंसेस्टर्स दिखाए हुए थे। एंसेस्टर्स को बेस पे समझते हैं, आगे आने वाले ग्रुप्स की साथ साथ उसकी शाखें निकालते रहते हैं। तो इस तरह से हमें ऐसी जो डायग्राम्स होती हैं ये हेल्प आउट करती हैं ऑर्गेनिजम्स कब दुनिया में वजूद में है, पहले कौन सा आया, कितना मिलते जुलते हैं एंसेस्टर से। जितना वो एंसेस्टर से मिलते जुलते हैं तो हम करीब तर ब्रांच बनाते हैं, जितना वो डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं उसको थोड़ा सा स्प्रेड करते चले जाते हैं। अगला स्कूल ऑफ थॉट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये 1950 से 1960 की दहाइयों में बड़ा पॉपुलर हुआ था। इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो प्रपोज किया था।
टेक्नोलॉजी का ज़माना तेज़ी से डेवलप होता चला जा रहा था। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये इस तरह से क्लासिफिकेशन करती है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करती है, उनके साइंटिफिक नेम रखती है कि ये डाटा की फॉर्म में सारी कैलकुलेशंस करती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है, और ये मानती है कि जो हम जनरली ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो आइडियाज़ जो हैं वो आर्बिट्रेरी, वेग, पुराने और बोसीदा हो गए हैं, और हमें ज़्यादा सतही काम जो है वो नहीं करना चाहिए, हमें मकासद के साथ काम को करना चाहिए और उसको ज़्यादा डाटा की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो सामने लेकर आना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स के मॉडल्स, लॉगरिथम्स वगैरह, कंप्यूटर के एड्स हासिल करते हैं, कंप्यूटर में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं सारे डाटा को फीड करने के लिए, और उससे जो मालूमात बनती है उसके मुताबिक टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के मुताबिक जानदारों की क्लासिफिकेशन ये करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी उस वक्त तो पॉपुलर हुआ था 1950 से 1960 की दहाई में, लेकिन अब कोई बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। सोकल और स्नीथ नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी लीस्ट पॉपुलर है, थोड़ा कम इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, एड्स, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रेस इस पर करती है। और जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये कहती है कि होमोलॉजीज और एनालॉजीज जो है वो मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ओवर शेडो कर देती हैं, यानी एक दूसरे के असर को कम कर देती हैं, इसलिए इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हमारा आज का स्कूल ऑफ थॉट है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, इसे क्लॉडिस्टिक भी बोलते हैं। ये थर्ड अप्रोच है, लेटेस्ट अप्रोच है, बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है, और इसको मानने वाले क्लॉडिस्ट्स कहलाते हैं। क्लॉडिस्ट जो है वो क्लैडोग्राम्स बनाते हैं, यानी कि वो मखसूस ब्रांचेस पर मुश्तमिल एक स्टाइल है ऑर्गेनिजम्स को सामने करने का, जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका दुनिया में वजूद में आने का वक्त, ये सारा जो है वो सारा वाज़ह हो जाता है। सो क्लॉडिस्ट जो है ये होमोलॉजीज और एनालॉजीज को मानते हैं, उनके डिफरेंसेस को भी मानते हैं। इनका मानना ये है कि जो होमोलॉजीज हैं ये हेल्पफुल हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ करने में। इसकी रीज़न ये है क्योंकि होमोलॉजी स्ट्रक्चर तो सेम होता है ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि फंक्शन अलग-अलग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स असाइन कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि कहाँ उनमें डिफरेंसेस पैदा हुए, जिसकी वजह से हमें अलग ग्रुप्स में उनको रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि हम जब करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि एनाटॉमिकल फीचर होता है, डीएनए आरएनए की वजह से बनता है, मखसूस बेसिस पर मुश्तमिल जो सीक्वेंस है उसकी वजह से बनता है। तो ये जो सारे करेक्टर्स हैं हम इनको दो तीन तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है सिम्प्लिजियोमॉर्फी। ये वो करेक्टर्स होते हैं जो होमोलॉजी की वजह से हैं, और ये कॉमन एंसेस्ट्री जो है, शेयर्ड एंसेस्ट्री जो है उसको दिखाते हैं, यानी कि एक करेक्टर जो कि एंसेस्टर में भी हो और उससे बनने वाले अगले आने वाले तमाम जानदारों में भी हो, उसको हम कहेंगे सिम्प्लिजियोमॉर्फी। To decide what character is ancestral for a group of organism, Claudius look for a related group of organism called an outgroup. अब अगर हम किसी ग्रुप को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा वो ग्रुप जिसको हम उस वक्त पढ़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहेंगे स्टडी ग्रुप। और अगर हम उसका कंपैरिजन, मवाजना, उसकी मालूमात का मवाजना किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा ग्रुप होगा वो हमारा होगा आउट ग्रुप। तो दोनों में कंपैरिजन करके हम नताइज जो है वो अखज़ कर सकते हैं। अब करेक्टर जो है बाज़ दफ़ा जब कॉमन एंसेस्टर्स के थ्रू ऑर्गेनिजम्स दुनिया में वजूद में आते हैं, तो कुछ करेक्टर्स इर्तिका के अमल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अखज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एंसेस्टर से अलग तर होते चले जाते हैं। ऐसे करेक्टर्स को हम कहते हैं साइनेपोमॉर्फी। और साइनेपोमॉर्फी की बुनियाद पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम कहते हैं क्लैड। अब हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स अगर बनाने हैं, उनका हमने एंसेस्टर शो करना है, उसको हमने एक रिप्रेजेंटेशन देनी है कॉपी पेज पे, कंप्यूटर्स पे, तो उस पूरी रिप्रेजेंटेशन को, जो कि एक हमारी हाइपोथेटिकल, यानी कि हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा, एंसेस्टर ऐसा होगा और इससे आने वाले ऑर्गेनिज्म यूँ होंगे, तो वो जो हमारी हाइपोथेटिकल लीनिएज है जो कि हम शो करें ऑर्गेनिजम्स को, उसे हम कहते हैं क्लैडोग्राम। तो ये देखें, अब ये है एक पूरा क्लैडोग्राम जिसमें आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपने स्टडी करने हैं ग्रुप, वो है 1, 2, 3, 4 और 5। इन सब का एंसेस्टर है ए। अब एंसेस्टर में से जो करेक्टर आगे आया वो करेक्टर बी है, जो कि 1, 2, 3, 4 सब में पाया जाता है, लेकिन करेक्टर बी ग्रुप नंबर 5 में नहीं है।
इसलिए 5 का हम मवाजना ग्रुप नंबर 1 2 3 4 से करेंगे, इसीलिए हमारा ग्रुप नंबर 5 जो है वो कहलाएगा आउट ग्रुप, और ग्रुप नंबर 1 2 3 4 जिनको हम पढ़ रहे हैं वो कहलाएगा स्टडी ग्रुप। अब ये जो करेक्टर बी है जिसकी बुनियाद पे हमने ग्रुप नंबर 1 2 3 4 को सेपरेट कर दिया आउट ग्रुप नंबर 5 से, वो है सिंप्लिजियोमॉर्फी। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो कि ग्रुप नंबर 1 2 में करेक्टर जो है वो सी पैदा हुआ। अब करेक्टर सी ग्रुप नंबर 3 4 में नहीं है, तो ये जो करेक्टर पैदा हुआ इसकी बुनियाद पे ग्रुप नंबर 1 2 अलहदा हो गए, ग्रुप नंबर 3 4 अलहदा हो गए, इसलिए इसे हम कहेंगे साइनेपोमॉर्फी। तो करेक्टर ए सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, 1 2 3 4 5, ये शेयर्ड करेक्टर है, ये सिंप्लिजियोमॉर्फी है। और करेक्टर बी सी एच जी ई एफ डी ये सारे आगे जाके साइनेपोमॉर्फी आते हैं, क्योंकि ये हर ग्रुप को अलहदा अलहदा करते जा रहे हैं। जाहिर बात है कि एक किरदार अगर एक ग्रुप में पाया जाए और दूसरे में ना पाया जाए, उसी बुनियाद पे हम उसको अलहदा कर रहे हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्लेडोग्राम।